Hello students, मैं Dr. Rana. We have in the previous video we have seen the aspects of connected speech, and these were in a general under four heads we had studied them. Our first was assimilation, the second was elision, third was linking, and fourth was reduction. And this generally happens with these native speakers. And so far as the foreigner speakers or non-native speakers are concerned, they generally speak words separately. So they can improve their English by the features of connected speech that we have already talked about. And today, in this video, we will be discussing about the suprasegmental or prosodic features. अब ये क्या होता है? Apart from the study of consonants and vowel sounds, अच्छा आप लोग थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि मेरा कर्सर कहाँ जाता है, उस कर्सर पे भी ध्यान रखिएगा. Which are the basic segments of phonology? Consonant or vowel? ये basic segment. The study of their conditional pronunciation, हर अलग अलग परिस्थिति में जो उनके उच्चारण होते हैं, are called suprasegmental features. Supra is above segmental feature. Segmental हमारे consonant और vowel है, और हमने suprasegmental features की बात की है, तो अब उसको देखेंगे क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एक पार्ट अदा करते हैं आपके स्पीच में. That determine the strong and weak forms of the words, stress, tone and intonation in connected speech. यहाँ भी हम स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कहाँ लगता है, और कनेक्टेड स्पीच में टोन की क्या भूमिका होती है, फिर टोन का उच्चावचन होता है, ऊंचा नीचा जाता है, एफर्वेसेंट होती है, एज वेल एज स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कहाँ कहाँ शिफ्ट होता है, कब स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म बनाता है. तो स्ट्रॉन्ग वीक फॉर्म्स में भी हम स्ट्रेस डालते हैं, मगर पर्टिकुलरली हम कंटेंट वर्ड्स में स्ट्रेस का उपयोग करते हैं, मगर कई बार हम ऐसी जगह भी उपयोग करते हैं जहां पर हमको किसी शब्द को इम्पोर्टेंस देना होती है. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वीक फॉर्म वाले वर्ड्स में स्ट्रेस नहीं आएगा, उसमें भी स्ट्रेस आ सकता है. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और किस पर हम जोर देकर बोलना चाहते हैं. दीज आर सुपर इम्पोज ऑन द सेगमेंटल फीचर्स, और सेगमेंटल फीचर्स पे ये लादे हुए हैं, एक तरह से हम ये कह दें. कौन? सुपरा सेगमेंटल फीचर्स. Although words and phrases are placed side by side in connected speech, not each word is stressed. Rather, some words are stressed or others are left unstressed. And others, दूसरे. As per the importance of the word and the purpose of communication, the words are stressed. Sometimes where the matter of communication is not very significant and we do not wish to stress some words to pass on certain message, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस वाला मैसेज हम जब जहाँ पर किसी बात को नहीं देना चाह रहे हैं, तो सामान्य रूप से हमारे ओनली द कंटेंट वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड. तो कंटेंट वर्ड्स को ही मूलतः स्ट्रेस किया जाता है, और दूसरे वर्ड्स जो फंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं. फंक्शन वर्ड्स मतलब जो ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या जिनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं, जो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंटेंट नहीं होते. कंटेंट मतलब जिनका मीनिंग नहीं हो. कंटेंट मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स, मगर जिनका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना होता है, हालांकि मीनिंग उनके भी होते हैं, मगर वो कंटेंट वर्ड से अलग होते हैं. आप आगे देखिए, फंक्शन वर्ड्स आर लेफ्ट विदाउट स्ट्रेस, तो उनको हम स्ट्रेस नहीं लगाते हैं.
फंक्शन, ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर वर्ड एक ही हैं ये, उनको फंक्शन वर्ड भी कह सकते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड भी कह सकते हैं। वो स्ट्रक्चर का काम, ग्रामर का काम करते हैं। जैसे द सिस्टम ऑफ फंक्शन, हमने सिस्टम और स्ट्रक्चर की बात की है आपसे, तो सिस्टम ऑफ द फंक्शन और द स्ट्रक्चर वर्ड्स, फंक्शन वर्ड बोलो, स्ट्रक्चर वर्ड बोलो, ग्रामेटिकल बोले, अपने एक ही बात है, विच हैव सम grammatical function to perform, includes pronouns, articles, auxiliary verbs और conjunctions and prepositions. Okay? इतने हमारे फंक्शन वर्ड्स होते हैं जिन पे हम स्ट्रेस नहीं लगाते हैं। In connected speech, these function words are generally not stressed unless some situation requires them to be stressed or for some purpose or particular meaning. खास बात होती तभी हम उसको, जैसे हम ही इज अ बॉय, ही इज, अगर हमने उसमें फोर्स लगाया तो इज का हम कुछ स्पेशल मीनिंग निकालना चाहेंगे, तब वो जाकर के फंक्शन वर्ड को भी हम स्ट्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म क्या होते हैं। Whenever a word is used as unstressed or having a weak vowel, the form of the word is said to be weak form. जब उसमें unstressed रहता है वर्ड या और उसके साथ में उसमें वॉवेल भी एक वीक रहता है। वीक वॉवेल कौन कौन से हैं? 3-4 हमने देखे थे। ई है, ए है, ऊ है और ई जो लॉन्ग है वो भी वीक हो जाता है। एनी कंटेंट वर्ड, और अ जो है वो जिसको हम शॉ कहते हैं वो भी वीक है। एनी कंटेंट वर्ड विथ मोर देन 1 सिलेबल, एक सिलेबल से ज्यादा वर्ड अगर कंटेंट वर्ड है जो वो एक सिलेबल से ज्यादा है, ओनली 1 सिलेबल ऑफ सच वर्ड गेट स्ट्रेस्ड, तो एक पे ही स्ट्रेस लगेगा, एक सिलेबल पे ही स्ट्रेस लगेगा। अब आप सिलेबल के बारे में जान चुके हैं, सिलेबल वो होता है जिसमें कम से कम एक वॉवेल होता है, और अकेला वॉवेल भी सिलेबल हो सकता है, मगर बिना वॉवेल के कोई सिलेबल नहीं बनता। एक वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है, कई सिलेबल हो सकते हैं। ओके, तो जितने सिलेबल होंगे उतने वॉवेल होंगे, और जितने वॉवेल होंगे उतने सिलेबल होंगे, और अकेला वॉवेल भी सिलेबल होता है। दिस स्ट्रेसिंग एंड यूजिंग अनस्ट्रेस्ड वर्ड इन एन इंटरमिटेंट अकरेंस causes rhythm in English connected speech. अब strong weak, stressed unstressed, एक तरह से रिदम क्रिएट होती है, उतार चढ़ाव जो ध्वनि का होता है वो इंग्लिश में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के कारण होता है। हालांकि हमारी टोन भी उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स आर दोज मोनोसिलेबिक वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग में मोनोसिलेबिक भी होते हैं, दैट इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। Strong forms are articulated with different vowel sounds, whereas the weak forms generally involve a shaw or the vowel a. तो weak form जो होता है vowel का वो या फिर shaw, इसके होने से हमारा जो है weak form बन जाता है। Sometimes the function words are used as contracted यानी contract छोटा कर दिया, सिकोड़ दिया। सिकोड़ना कैसे? जैसे आई एम को हम कर देते हैं एम, ये कंट्रैक्ट कर देने के कारण क्या होता है, ये वीक फॉर्म हो जाता है, अलग अलग नहीं बोलते। एंड देयर बाय मेकिंग देयर फॉर्म वीक टू क्रिएट सच रिदमिक इफेक्ट। तो रिदम का जो हमको आभास होता है, उतार चढ़ाव का, वो इंग्लिश में है, और इसी कारण होता है कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इस तरह के फॉर्म्स का हम यूज करते हैं। जैसे बट है, बट में ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस है, और ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रेस, और एक सेकेंडरी स्ट्रेस होता है जो नीचे लगता है। तो ज्यादा सिलेबल का जो वर्ड होता है उसमें एक प्राइमरी रहता है और एक आध कोई 2 सेकेंडरी भी रह सकते हैं। तो ये बट जो है, ये यहां पर हमने यहां लगा रखा है, एक स्ट्रेस लगा रखा है। तो
तो हम बोलेंगे बट इज इन स्ट्रांग फॉर्म, मगर हम एंड इज इट्स वीक फॉर्म इज बट। अब ये देखिए, बट बोलना और बट बोलना दोनों में अंतर है। बट स्ट्रांग है और बट जो है वो वीक है। द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस टेल हिम टू गो, देखिए, मे बी रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रांग फॉर्म एज हिम, हा पे हमने स्ट्रेस लगा दिया, हिम। टू, ये स्ट्रेस लगा है, तो यहां पर हिम और टू पे अगर हमने स्ट्रेस लगा लिया तो ये स्ट्रांग हो गया। मगर वीक फॉर्म में ये हो जाएगा टेलम टू, टेल, अब देखिए टेलम टू नहीं है, ये हिम नहीं है, है। ये देखिए यहां पर क्या लगा है, ये शॉ लगा हुआ है, टेलम टू गो, ठीक है। तो ये जो हम स्ट्रांग फॉर्म देख रहे थे ये वीक हो गए यहां पर। As you can see the grammatical words him and to, him और to जो हैं ये grammatical words हैं और उनको जनरली unstressed ही रखा जाता है, ये weak form में आते हैं connected speech में। Are unstressed and have a weak form when pronounced inside a sentence। अलग से बोलेंगे तो strong हो जाएंगे, मगर sentence में बोलेंगे तो weak हो जाएंगे। Okay? Another example, I would like some fish and chips। अब यहां देखिए आप, in this sentence the strong forms of all the words are। हम strong form देख रहे हैं, इसमें हमने कहीं पे stress नहीं लगाया, क्यों? इनका फॉर्म है अलग ही, अपन उच्चारण करते हैं अलग अलग। I would like some fish and chips। अब इसको हम वीक फॉर्म में देखेंगे अगर, है ना, दिस वर्जन साउंड्स अननेचुरल एंड रादर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ नेटिव स्पीकर। वीक फॉर्म्स अगर कर दिया हमने इसका, इसी का, तो ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से रिदमिक होकर के बनेगा। और वुड लाइक सम फिश एंड चिप्स। अभी देखिए हमने क्या किया, आई था वो ओ बन गया, वुड था वो वड बन गया, आ गया इसमें, ये वीक फॉर्म हो गया। लाइक जैसा लाइक ही है। अब ये सम जो था इसमें जो आ रहा था वो हो गया, ये भी शॉ हो गया। फिश एंड का जो ए था वो अन हो गया, ड भी हट गया। चिप्स अपनी जगह ठीक है। एंड वी कैन यूज वीकर फॉर्म्स समटाइम्स, और वीक करना है इसको तो बन गया और लाइक सम फिश एंड चिप्स। ऑड, आई वुड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कर दिया, आइड, आइड से ऑड बन गया, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड है और वीक हो गया। सो वी कैन सी दैट द ऑक्सिलरी वर्ब वुड हैज टू वीक फॉर्म्स, वड एंड ड। ओके, वड एंड ड, ये देखिए हमने लिखा था वड और ये ऑ के साथ ड के ल लग गया, तो वो वर्ड एंड ड। तो आपको स्ट्रॉन्ग वीक फॉर्म्स की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। द नॉन नेटिव लर्नर्स ऑफ इंग्लिश यूजुअली यूज ओनली स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स एंड दे साउंड वेरी अननेचुरल। वो अननेचुरल दिखते हैं जो नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज करते हैं, उनको वर्ड वैसे ही सिखाया जाता है क्योंकि कनेक्टेड स्पीच या नेटिव स्पीकर के कांटेक्ट में नहीं रहते, तो बड़े अननेचुरल लगते हैं वो। इंग्लिश स्पीकर्स यूज वीक फॉर्म्स ऑल द टाइम। एवरी सिंगल सेंटेंस इज फुल ऑफ देम एंड स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर नॉट यूज टू देम। हमारी जो लिसनिंग स्किल है उसके लिए हमको थोड़ा सा उसको उसके हिसाब से उसको तैयार करना पड़ता है। एंड वेरी ऑफन दे डोंट इवन नो दे एग्जिस्ट। कई बार तो ऐसा लगता है कि वीक फॉर्म में कोई वॉवेल तो पता ही नहीं लगता है भी कि नहीं है। दिस इज द मेन बेसिस दैट क्रिएट्स रिदम इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम कंटेंट वर्ड देखते हैं, रिदम क्यों क्रिएट होती है अपन पहले भी देख चुके, अभी भी ये है। वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग, कंटेंट वर्ड है ना,
and do not have any grammatical function to perform are known as the content words. Some of the words that contain meaning are nouns, main verbs, adjectives, adverbs, question words and demonstrative pronouns. ये जो है ये content words में आते हैं. These words form an open system. एक open system होता है, closed system होता है. आपको बता चुका हूं पहले, मैं फिर बता देता हूं. ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें कि आइटम्स को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है. मगर क्लोज सिस्टम है, जैसे आर्टिकल ले लो आप, तो ए एन द तीन ही रहेंगे, वो चौथा बनेगा ही नहीं. तो दैट इज ए क्लोज्ड सिस्टम. तो आर्टिकल है, प्रोनाउन है, तो ये जो है ऑक्सिलरी का अगर देखेंगे तो ऑक्सिलरी बहुत सारी बन जाती है. वैसे भी मतलब लिमिटेड ही है रादर, पर नाउन्स का तो आप जब कोई आविष्कार या खोज होती है या कुछ भी होता है तो नया शब्द आ जाता है, नए शब्द को हम इनकारपोरेट करते हैं. ये इनकारपोरेट करना ही एक्सटेंशन कहलाता है और ये ओपन सिस्टम बनाता है. ओके, which may be extended by including further items. Content words are mostly stressed in a connected speech. Okay? Content word को सामान्य रूप से connected speech में stress के साथ रखा जाता है. Generally monosyllabic words जो हैं जैसे nouns, verbs, demonstrative, interrogatives, interrogatives, adjectives, adverbs, है ना, ये involve a primary stress which is indicated as, ये है प्राइमरी स्ट्रेस का ये निशान है. तो मोनोसिलेबिक वर्ड अगर होंगे ना, ये जो कंटेंट वर्ड्स होंगे जो उनमें से जो मोनोसिलेबिक होंगे तो वो स्ट्रेस के साथ ही शुरू होते हैं. मगर वो वर्ब और एडवर्ब या एडजेक्टिव बनते हैं तो उनका स्ट्रेस जो है ज्यादा सिलेबल वालों का वो शिफ्ट हो जाता है. बट व्हेन द वर्ड्स आर डाइसिलेबिक और मोर, द प्राइमरी स्ट्रेस shifts according to the need. In syllabic nouns, disyllabic, जो दो सिलेबल वाली जो नाउन्स होती हैं उनकी बात कर. इन डाइसिलेबिक नाउन्स, मैं आपका ध्यान यहां आकर्षित करूंगा, नाउन्स है ना, ऐसे नाउन जो दो सिलेबल के होते हैं. नाउन, द वर्ड्स बिगिन विद द प्राइमरी स्ट्रेस, तो उसमें हम प्राइमरी स्ट्रेस लगाते हैं, ये वाला. और सेकेंडरी जो है ये नीचे होता है. बट इन डाइसिलेबिक वर्ब्स, अब ये नाउन में क्या होता है कि शब्द प्राइमरी स्ट्रेस से शुरू होता है, मगर शब्द वर्ब हो अगर यही शब्द, तो स्ट्रेस जो है वो सेकेंड सिलेबल पे शिफ्ट हो जाता है. द स्ट्रेस शिफ्ट्स टू द सेकेंड सिलेबल. Sometimes the stress shifts according to the need. जो हमको जोर से बोलना वहां हम शिफ्ट कर सकते हैं स्ट्रेस को. The words ending in TION, TION से एंड होने वाले शब्द जो हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, शन. शन जो होता है एक सिलेबल बनता है ऑटोमेटिकली अपने आप में, क्योंकि इसके बीच में वॉवेल नहीं होता. और ये शन में यहां पर सिलेबिक कॉन्ट्रॉइड का निशान लगाया जाता है. ये दोनों कंसोनेंट होकर के सिलेबल बनाते हैं, इसलिए इनको सिलेबिक कॉन्टॉइड या सिलेबिक कंसोनेंट कहा जाता है. न के नीचे छोटा सा एक निशान लगता है जो कि मेरे पास में दिए हुए जो मेरे पास सिंबल्स हैं उसमें नहीं है मेरे पास. नहीं तो मैं यहाँ पे लगाता, आप लोग लगाएं, है ना, पेन से लगा सकते हैं यहाँ नीचे आप छोटा सा. जैसे ये सेकेंडरी स्ट्रेस है ना, सेकेंडरी स्ट्रेस जो है वो यहाँ लगता, आगे लगता है, मगर ये जस्ट न के बीच के हिस्से में यहाँ पे लगेगा. या और भी जो आते हैं सिलेबिक कॉन्टॉइड उनके अगले वाले पे यहाँ लगता है. इसी तरह से इसी तरह का निशान है. ओके, तो जब शन आता है किसी वर्ड के एंड में, तो शन के पहले वाला जो सिलेबल होता है ना, उसको हम स्ट्रेस करते हैं. वो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है. मैं एग्जांपल दे देता हूं. EXAMINATION. ओके, एग्जामिनेशन.
एग्जामिनेशन। अब होगा क्या यहां पर मैं आपको बताता हूं। एक सिलेबल ये इग, दूसरा बना जै, तीसरा बना मी, चौथा बना नई और पांचवा बना शन। शन ये है और इसके पहले था नेई, तो नेई जो है यहां पर प्राइमरी स्ट्रेस लग जाएगा, तो ये बनेगा इस तरह से दिखेगा, है ना, एग्जामिनेशन। या मैं आपको अपन आगे कहीं देखेंगे, इसमें इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन भी मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन की 100 शब्दों की लिस्ट दी है, उसमें मिल जाएगा। तो ये सिलेबल शन के जस्ट पहले वाला सिलेबल एग्जामिनेशन, शन नेशन, नई, नई पे ये लग गया। द लेस एस्पिरेटेड सिलेबल टेक्स अ सेकेंडरी स्ट्रेस। जो प्राइमरी स्ट्रेस से कम एस्पिरेटेड रहता है वो सेकेंडरी स्ट्रेस लेता है वो सिलेबल इन द डायसिलेबिक और अदर देन मोनोसिलेबिक वर्ड्स, और विच इज इंडिकेटेड एज दिस। ये अपन ने उसका, ये सेकेंडरी स्ट्रेस है। This stressed and unstressed use change their phonetic realization because of the aspirated articulation. They contain words that give a meaning or a picture in speech are stressed and are strong forms with their particular phonemic transcription. Grammatical words are words that help us construct the sentence, but they don't mean anything. Don't mean anything means they don't have to do anything with the meaning of the sentence. They have only the grammatical function to perform, and they make a sentence grammatical, they complete a sentence with their being functional words. Articles, prepositions, conjunctions, auxiliaries, verbs, ये अपन देख चुके हैं। ये वीक फॉर्म के साथ साथ ये जो फंक्शनल वर्ब है, ग्रामेटिकल वर्ब है या स्ट्रक्चर वर्ड्स का है, ऐसा कुछ भी अपन बोल सकते हैं। दीज वर्ड्स हैव नो स्ट्रेस एंड सो दे आर वीकन्ड। दैट वीकन्ड फॉर्म इज कॉल्ड वीक फॉर्म। उसको वीक कर देते हैं, वीकन्ड, और उसको बोलते हैं वीक फॉर्म। एज अपोजिट टू अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, जिसमें हम वैसा वैसा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, एस्पिरेशन देके बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग, और हम खुद ही उसको वीक कर देते हैं या उसमें हम एक शॉ डाल देते हैं तो वो फॉर्म वीक हो जाता है। विच इज फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोनाउंस्ड विद स्ट्रेस। द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ओनली हैपन्स व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड्स अलोन। अगर सबको अपन अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे तो सबका स्ट्रॉन्ग फॉर्म बन जाएगा। और व्हेन वी एम्फेसाइज देम, और हम पर्टिकुलरली किसी चीज पे अगर जोर देकर बोलना चाहते हैं तब हम उसमें स्ट्रेस लगाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाता है। वीक फॉर्म्स आर वेरी ऑफन प्रोनाउंस्ड विद अ शॉ, ओके, साउंड जो है शॉ कहलाती है, एंड सो आर वेरी वीक एंड समटाइम्स अ बिट डिफिकल्ट टू हियर प्रॉपरली। सुनाई भी नहीं देते, कई बार तो वो सिलेबल ही बना देते हैं दो कंसोनेंट मिलकर के, और ये जो शॉ है वो एक तरह से रिड्यूस हो जाता है या एलिमिनेट, उसको हम हटा ही देते हैं, उसको उच्चारित ही नहीं करते हैं, है ना, तो एलिजन में आ जाता है वो। समटाइम्स वीक फॉर्म्स आर इजी टू स्पॉट, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि वीक फॉर्म अच्छे से हमको मिल जाता है, बिकॉज वी यूज कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टेड छोटा करके आई एम, ही इज ऐसा बोलते हैं, इन द स्पेलिंग टू शो इट। तो स्पेलिंग में हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करते हैं तो हमको पहचान में आ जाते हैं कि ये वीक फॉर्म है। ओके, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि हमारी लिस्ट में जो फंक्शन वर्ड्स हैं जिनको हम वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म दोनों सेपरेटली बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, अगर हम कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे तो वीक बोलेंगे, और इन वर्ड्स को हम ओरिजिनली कैसे प्रोनाउंसिएशन इनका होता, आर्टिकुलेशन कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो देख लेते हैं अपन, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये पहले तो हो गए वर्ड्स, दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हो गए, और तीसरा हमारा वीक फॉर्म्स हो गए।
तो वर्ड्स में हम देखेंगे AND अगर लिखा है स्पेलिंग है, मगर उच्चारण इसका बनेगा एंड, ए बोलेंगे ए, मगर वीक फॉर्म में यह अन हो जाएगा, यह केवल न रह जाएगा। जैक एंड जिल एन, और एन नहीं बोला तो जैक एंड जिल, वो भी न हो गया, जैक एंड जिल। ओके, एज तो एज, मगर ये अज हो जाएगा। देखो इसमें इस वीक फॉर्म में एक शॉ आता है, मतलब मोस्टली आता है इंग्लिश में पर्टिकुलरली। BUT, ये बट हमने देखा था एक जगह और पहले, ये बट हो गया, ये वीक फॉर्म हो गया। ये THAN दैन, मगर यहां दन हो गया, आ गया, शॉ आ गया। THAT दैट, ये दट हो गया। HE ही, ये ही नहीं रहा, ये केवल ई हो गया। ये HIM हिम, तो ये केवल इम हो गया। HIS हिज, इज। ओके, एंड समटाइम्स ज भी हो जाता केवल। HER ह की जगह हमने उसको ज कर दिया ओनली। THEM देम, दम हो गया, ये आ गया, ये ए था, ये आ गया। तो ये हमारे वीक वोवेल भी हैं। US अस, तो अस को हम कई बार क्या करते थे, केवल स बोल देते, लेट्स जैसे। ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये दिख रहा है यहां पर स्पेलिंग में कि ये स है मगर वीक है, मगर कॉन्ट्रैक्टेड है, तो हमको दिख गया। ओके, DO तो नॉर्मली डू बोलते हैं। ओके, मगर वॉवेल्स के पहले आएगा तो डू बनेगा। जैसे वॉवेल के पहले मतलब इसके बाद वॉवेल आ रहा है, डू आई जैसे मैंने कहा, या डू इट, तो डू इट है ना। अगर नॉर्मली हम वीक फॉर्म में इसको ड बोलेंगे कंसोनेंट्स के बिफोर, पहले कंसोनेंट के पहले, मतलब इसके बाद अगर कंसोनेंट आ रहा है। जैसे डू यू नहीं बोलेंगे, डायू ऐसा भी बोल सकते हैं ना। द बॉय, द बॉयज, तो ये इस तरह हम उनको उच्चारण कर सकते हैं। नेक्स्ट इज DOES, नॉर्मली डज है, और ये क्योंकि इसमें शॉ है ही तो ये भी डज ही है, तो स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी आ गया। AM तो एम, जो नॉर्मली अम हो जाता है, शॉ आ जाता है। ARE तो ओके, और वीक फॉर्म में केवल शॉ अ आ गया। ये BE तो बी, मगर वीक फॉर्म में बी। फिर IS तो इज, एंड ऑल्सो आफ्टर च ज स ज श एंड ज, इनके बाद भी अगर इनको प्लूरल करते हैं, ऐसे शब्दों से अंत, जिनके अंत में ये आते हैं, तो प्लूरल करने पे वो इज हो जाता है। जैसे बसेस, चर्चेज, ये जजेस तो ज है, तो ये ज आ गया, है ना। और स भी आता है आफ्टर पट का थ, फ, पट का फ थ, ये ऐसे शब्द अगर होते हैं जिनके को प्लूरल करते हैं हम, तो वो स बन जाता है। जैसे कप है, प आया आखिरी में, तो प्लूरल करेंगे तो कप्स, है ना। बैट है तो बैट्स, स आ जाएगा। और ज बनता है आफ्टर वॉवेल्स एंड वॉइस्ड कंसोनेंट्स एक्सेप्ट ज, ज, ज एंड अज। ओके, अज भी बनाते हैं इसका। तो अगर कोई वॉवेल के बाद में आता है तो ज बन जाता है। जैसे ही इज नहीं बोलते हैं, ही ज, हीज बोल देते हैं ना। और वॉइस्ड कंसोनेंट्स अगर आते हैं जिनमें से ज, ज और ज को छोड़ दिया जाए,
तो इनमें क्योंकि अज बनता है ना, और ये ज के रूप में यूज में आता है, कौन, इज। ऑलराइट, WAS वाज स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मगर वीक फॉर्म में वज हो गया, इसमें भी एक शॉ आ गया। HAS हैज, तो हैज तो बन गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मगर इसको वीक फॉर्म में अज बोलते हैं। स, ज, श, ज, च, ज के बाद में अगर आता है तो वो अज बन जाता है, और नहीं तो स बन जाता है प, ट, क, फ, थ के बाद अगर आता है। और ज हर जगह आगे कहीं भी इनको छोड़कर, तो ज को हम हैज को ज बोल देते हैं, ज। हैव, HAV, ए लगा, हैव, है ना, मगर ये क्या बन जाता है, वह बन जाता है केवल। आफ्टर आई, वी, यू, दे, आई हैव नहीं बोलेंगे, आई वुड, आई ओनली, वह। वीव कंट्रैक्टेड फॉर्म बनता है, या अव बन जाता है दूसरी जगह पे कहीं, मगर आई, वी, यू, दे के बाद में वह बनेगा और बाकी जगह अव बनता है। ये वीक फॉर्म है, वीक फॉर्म ज्यादा होते हैं बनिस्बत के स्ट्रॉन्ग फॉर्म के। हैड, HAD, मगर ये केवल ड बन जाता है। आई, ही, शी, वी, यू, दे, इनके बाद में अगर कंट्रैक्टेड फॉर्म में लगाएं तो केवल डी लगाते हैं और ड बोलते हैं, और दूसरी जगह अड बोलते हैं, मगर लगाते केवल डी हैं स्पेलिंग में। ओके, कैन, CAN, कैन, ये ए है, मगर ये ए क्या बन गया, अ बन गया यहां पर वीक बन के, ये शॉ है। फिर ये SHALL, शैल, मगर यहां पर एक सिलेबिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, शल मिलके शिल, शिल, शैल और शिल। उसके बाद में WILL है, जो नॉर्मली विल बोलते हैं, मगर केवल अब कॉन्ट्रैक्टेड में हम अपॉस्ट्रोफी LL लगा देते हैं, तो ल, केवल ल। आफ्टर आई, शी, आई, ही, शी, वी, यू, दे एंड कंसोनेंट्स जितने भी हैं उनके बाद में अगर ये आता है विल, तो केवल ल कहलाएगा, और अल आएगा आफ्टर वॉवेल्स एंड ल, जो ल है उसके बाद भी ये अल आएगा। ओके, ये ए है, ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसका, मगर अ बोला जाएगा कंसोनेंट्स के पहले, केवल शॉ से ही काम हो जाएगा। फिर AN, एन, मगर अन हो जाता है वॉवेल के बिफोर, पहले वॉवेल के, मतलब ये वॉवेल के अगर पहले है तो इसके बाद में अगर वॉवेल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज THE, ये दी है बिफोर वॉवेल्स। वॉवेल इसके बाद में अगर जैसे बोलेंगे द नहीं बोले, सॉरी, दी आईज, दी हो जाएगा, दी आईज, और द बन जाएगा कॉन्सोनेंट्स के सामने, ये इसका वीक फॉर्म है। सम, ये अ आया, मगर सम, ये शॉ आ गया। ये एट, मगर ये अट हो गया किसमें, अपना वीक फॉर्म में। ओके, फिर ये देखिए FOR, फिर बिफोर वॉवेल्स, फ बिफोर कंसोनेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक। फिर ये FROM, फ्रॉम में र आ जाता है, ये र भी आता है फ्रॉम, और ये र जो है ये अप्रोक्सीमेट के रूप में ये भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मगर वीक फॉर्म में ये बनता है फ्रॉम, इसमें ये ओ आया था वॉवेल, और ये आकर के यहां पर क्या हो गया, शॉ बन गया। OF, ऑफ, मगर इसके
तीन चार रूप और होते हैं। एक तो ऑव हो जाता है, कहीं फ का व बन जाता है, फिर अव बन जाता है या केवल व रहता है, ये वीक फॉर्म है। और टीओ टू, ऊ की बड़ी मात्रा लगती है, दिख रहा है आपको, मगर उसका वीक फॉर्म है ट बिफोर कंसोनेंट्स। कंसोनेंट के पहले या इसके बाद में कंसोनेंट आ रहा है अगर तो, है ना, एक ही बात है। ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स हमारे हो गए। अब एग्जाम्पल, ये हमने आपको वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो फंक्शन वर्ड्स के थे वो बता दिए। द सेंटेंस आई एम इंडियन इज इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म, इस तरह से लिखेंगे। तो मगर जब मैं आई और एम के बीच में अपॉस्ट्रोफी एम लगा दूंगा आई के बाद, तो कॉन्ट्रैक्टेड हो गया और वो वीक फॉर्म बन जाएगा। तो अगर मैंने ये लिख दिया कि आई एम इंडियन, तो ये बन गया इज इन वीक फॉर्म। स्टिल व्हाट इज टू बी नोटेड इज दैट यूजुअली चेंज इन स्पेलिंग इज नॉट फाउंड। जरूरी नहीं कि स्पेलिंग में आपको परिवर्तन मिले, ओनली द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। तो केवल प्रोनाउंसिएशन ही अलग रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन को हम बताते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड वर्ड से। तो अब आप देख लें कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस is to produce a syllable with relatively greater length, loudness and or higher pitch in with extra respiratory energy is needed, जिसमें एक्स्ट्रा ताकत लगती है। In languages such as English, stress may involve in linguistic function and cause difference in syntactic category such as noun or verb. Here shows some examples. अब देखिए आप, मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेस जो है प्राइमरी सेकेंडरी कैसे होते हैं, और नाउन्स में जो है वो सीधे सीधे शुरुआत में लग जाते हैं, और वर्ब में जब डायसिलेबिक होती तो वो सेकेंड सिलेबल पे लगते हैं। अब इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो हम वर्ड में ही देख लेते हैं, फोनेटिकली आईपीए सिंबल में ना देखते हुए। जिसे वर्ड है एक ओबीजेईसीटी, ऑब्जेक्ट बोलेंगे सीधा सीधा। मगर यदि ये ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के रूप में है तो ये बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट, ज अलग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और अगर ये नाउन को रूप में बोलेंगे तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हमारे पास वर्ड है तो हम सब्जेक्ट, वर्ब बन गया। यहां पे लगा दिया ना हमने स्ट्रेस। और नाउन होगा तो शुरुआत में ही लग जाएगा सब्जेक्ट। व्हाट्स योर सब्जेक्ट? ही सब्जेक्टेड द पीपल। तो ये वर्ब और नाउन का अंतर। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वर्ब है और रिकॉर्ड नाउन है। यहां पर इसका सिलेबल या इसका स्ट्रेस पहले लगा हुआ है। दो सिलेबल के हैं हमारे पास ये वर्ड्स। ओके, फिर डाइजेस्ट है तो डाइजेस्ट में डाइजेस्ट वर्ब हो गया और डाइजेस्ट नाउन हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट। सेगमेंट में सेगमेंट एंड सेगमेंट, सेगमेंट। सर्वे में सर्वे एंड सर्वे। तो ये नाउन, वर्ब और नाउन का फंक्शन। अगर एक ही वर्ड वर्ब और नाउन होता है तो उसके प्रोनाउंसिएशन में जो फर्क आता है वो फर्क जो है स्ट्रेस के कारण आता है। आप उसका ध्यान रखें। ऐसा एग्जाम्पल भी मांगा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे जोर देना चाह रहे हैं। एम्बिग्विटी में भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसको भी आप देख लें, उस सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं एम्बिग्विटी वाला। वो भी कोई इससे अलग नहीं है, बिकॉज वी स्पीक इन द मैनर। तो हम जहां स्ट्रेस मारते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ये देखिए कि चाहे वो स्ट्रेस्ड या वीक या स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो या ना हो, हमने जहां स्ट्रेस लगा दिया
वो हमको इम्पोर्टेंस, हमारी नजर में इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उसको स्ट्रेस देके बोला। ऑलराइट, मैंने आपके सामने रखा हुआ है इसको, और सब में हमने जहां जहां उसकी इम्पोर्टेंस है उसके अनुसार स्ट्रेस लगाए हुए हैं और प्राइमरी स्ट्रेस लगाया, और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही सेंटेंस में हम मीनिंग्स का कितना अंतर कर सकते हैं स्ट्रेस लगाकर। सो आई डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे। मैंने स्ट्रेस इसमें लगा ला, तो मैंने टेस्ट नहीं दिया पिछले कल, मतलब किसी और ने दिया है। ओके, सो आई डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे। डिडंट मतलब मैंने टेस्ट नहीं दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और ने दिया है। ओके, आई डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे मतलब मैंने टेस्ट यस्टरडे नहीं दिया, मैं कुछ और कर रहा था। ठीक है ना? ओके, आई डिडंट टेक द टेस्ट। अब द तो हमारा वो होता है, शॉ लगता है, इसमें वीक फॉर्म होता है, फंक्शन वर्ड है। इन स्पाइट ऑफ दैट हमने द पे लगा दिया, क्योंकि द टेस्ट जो वाला टेस्ट जो है उसको मैंने नहीं दिया। आई टुक अ डिफरेंट वन, दूसरा मैंने किया टेस्ट, है ना? फिर ऑलराइट, आई डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे। टेस्ट को छोड़ के मैंने कुछ और किया। फिर आई डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे, मैंने यस्टरडे को छोड़ के हो सकता किसी और दिन टेस्ट उसने लिया हो, मैंने लिया हो। तो यहां हम स्ट्रेस शिफ्टिंग पर जोर देकर शब्द पे पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, वैसे अपने पास एक एम्बिग्विटी का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था, एंड आई वुड लाइक कि आप उसको भी यहां पर ऐड करें। मैं अभी ऐड कर देता हूं। ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं पहले, इसको मैंने एम्बिग्विटी में देखा था, जहां पर ओनली वर्ड के शिफ्ट को इधर से उधर शिफ्ट करने पर मीनिंग चेंज हो जाता था। किंतु अगर हम स्ट्रेस इसमें मैनेज कर देंगे तो वो और ज्यादा बोलचाल में भी समझ में आ जाएगा कि क्या मायना है। जैसे ओनली आई किस्ड हर इन द रूम यस्टरडे। ओके, आई ओनली किस्ड हर, I kissed only her. I kissed her only in the room. I kissed her in the only room. Here you see the importance of stress. It gives you clear meaning of the sentence. I kissed her in the room only yesterday. I kissed her in the room yesterday only. So here the stressed syllable, stressed word is important to convey the meaning. Okay, फिर हम ये देखेंगे कि stressed syllables are often perceived as being more forceful than non-stressed syllables. Research has shown, however, that although dynamic stress is accompanied by greater respiratory force, it does not mean a more forceful articulation in the vocal tract. हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से हवा दो जोर से निकलना चाहिए, आवाज तेज निकालने का महत्व नहीं है यहां पर। ओके, देन द शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेस हम आगे और देखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, जिनमें कि अलग अलग तरीके से स्ट्रेस लगा करके हम उसकी मीनिंग को निकाल लेते हैं। एक सेंटेंस है कंट्रास्ट क्रिएट करता है, तो हमें यहां पर दोनों साइड एक एक वर्ब के आगे पीछे का कंट्रास्ट जो कंपैरिजन है, माई पेंटिंग, तो माई पे लगाया, इज बेटर देन योर्स, कंट्रास्ट आ गया इसमें, माई पेंटिंग पे और बेटर और योर्स, योर्स मतलब योर पेंटिंग। तो यहां पर स्ट्रेस हमने शिफ्ट कर दिया। सो अब एम्फेसिस यानी किस चीज पे जोर दे रहे हैं, आई डू नीड योर हेल्प। अब यहां देखिए कि डू जो है वो एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब है, नीड की ऑक्सिलरी है, मगर जब डू पे हमने शिफ्ट दे दिया, स्ट्रेस दे दिया,
तो डू का मायना हो गया कि निश्चित रूप से, ओके, बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी फ्रॉम अ क्वेश्चन, ये फॉर्म अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी को हम आगे रख देते हैं, डू यू नीड हेल्प, सो डू यू नीड, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव विद ऑक्सिलरी, निगेटिव हम लगाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एंटी कर देते हैं अपॉस्ट्रोफी लगाकर, ही डिडंट गो टू द सिनेमा, ये फोर्स है हमारा, नहीं गया सिनेमा में, ही डिडंट गो टू द सिनेमा। बाकी जगह हमने स्ट्रेस नहीं लगाए हैं, हमको जिस चीज पे जोर देना था उसी चीज पे। ये चार तरह के कंट्रास्ट एम्फेसिस, बिगिनिंग विद एन ऑक्सिलरी और कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव और ऑक्सिलरी के साथ, तो स्ट्रेस हम शिफ्ट करते हैं मीनिंग के लिए। इसी सुप्रासेगमेंटल फीचर में रिदम एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिदम की वैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा इसको और देख लीजिए एक नजर आ कि rhythm refers to the recurrence of an event at regular period of time या interval कहते हैं। The rhythm of English speech depends on the stressed syllables occurring at regular intervals of time. This is easy in a sentence like go and pulse this card. ये हम go and pulse this card अगर हम बोल रहे हैं तो देखिए, go is a content word and content नहीं है, post is a verb and card is a noun. Go and pulse this card. Okay? तो हमको कहाँ कहाँ इंस्पिरेशन देना है, हमने रिदम बना दी उसकी। तो ये सिलेबल नॉन सिलेबल, ये स्ट्रेस्ड, ये नॉन स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड नॉन स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ऐसा ये रिदम बन गई। बिकॉज इन दिस सेंटेंस देयर इज वन स्ट्रेस सिलेबल, देन वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड देन वन स्ट्रेस सिलेबल एंड सो ऑन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, अ सेंटेंस। You see here, now I'll give you example. Boy you met on Monday came to see you. Once again, अब यहां पे भी आप देखिए, boy you met, the boy you met on Monday came to see you. अपने आप बोलेंगे, अगर फ्लो में बोलेंगे तो इसी तरह से निकलेगा। और यहां पर भी इसमें रेगुलर इंटरवल में एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड आ रहा है। बट देयर इज अ स्लाइट पॉज आफ्टर मंडे, मंडे के बाद में एक पॉज है। ये स्लाइट पॉज क्यों है? उस रिदम को कंटिन्यूटी देने के लिए। ओके, और ये मंडे यहां पर डबल सिलेबल, डाई सिलेबल। इन द सेंटेंस दैट वी यूज इन आवर एवरीडे स्पीच, द स्ट्रेस सिलेबल्स में नॉट अकर सो रेगुलरली। जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जरूरी नहीं है कि उस रेगुलर इंटरवल से ही रिदम बने या सिलेबल स्ट्रेस का अकरेंस हो, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऐसा हो, जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, टेक द सेंटेंस। अब हम इंटरनल रिदम की बात करेंगे। इंटरनल रिदम का मायना यह है कि एक जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया था कि मोनोसिलेबिक एंड डाइसिलेबिक। Here you see, he's a professor, okay, of mathematics at the University of Delhi. He's a professor of mathematics at the University of Delhi. यहां पे 4 स्ट्रेस सिलेबल हैं और
4 अनस्ट्रेस्ड हैं और इस तरह से ये अपने आप को मैनेज करते हैं कि एक तरह से रिदम क्रिएट हो जाती है। 4 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्ट्रेस सिलेबल, जरूरी नहीं एक के बाद एक आए, 2 के बाद एक भी आ सकता है, 3 के बाद भी एक आ सकता है। तो ये सिलेबल के हमारे बोलने पे डिपेंड करता है कि हमारे स्ट्रेस कहां पर है। गिवन बिलो इज अनदर एग्जाम्पल, जॉन्स फ्रेंड राम। अब यहां देखेंगे जॉन का मित्र राम, ये जो एग्जाम्पल है, विजिटेड हिम ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। In the sentence given above, 4 stressed syllables occur together without any unstressed syllable between them. But there is a slight pause after Ram. ये जो राम के बाद पॉज है, जैसे वहां मंडे के बाद पॉज था, ये पॉज जो है वो खाली जगह भर देता है और वो खाली जगह जो है वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की बन जाती है। तो इसको between the 4th and the 5th stressed syllables there are 6 unstressed syllables, and between the 5th and the 6th stressed syllables there are 3 unstressed syllables. How can we make the stressed syllables occur at regular intervals of time if they don't occur regularly? अगर वो है नहीं तो हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं? तो ये ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, फुल फॉर्म इस तरह से यूज करने पर या पॉज देने पर बन जाते हैं, एज द 2 sentences given above illustrate. When there are too many unstressed syllables between 2 stressed syllables, we have to say them quickly and use the reduced or weak forms. या contracted जिसको of some of the words. In weak syllables, the vowels generally used are a, e and u. और ये जो है vowel, ये आगे निकल करके जब ये यूज करते हैं तो वो शौ बन जाते हैं, अ बन जाते हैं। Sometimes we also leave out certain sounds, don't pronounce them at all, जिसको हमने कहा था आपके कनेक्टेड स्पीच में, जिसको हम उसको एलिजन के नाम से हमने जिसका अध्ययन किया था, स्टडी की थी, तो वो हम कई बार यूज ही नहीं करते हैं, हम असल साउंड को बाहर ही नहीं निकालते हैं। आगे अपन एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, जिसमें कंटेंट वर्ड्स जितने हैं मोस्टली उनको हमने स्ट्रेस लगाया हुआ है। इनमें से कुछ शब्दों को, कुछ सेंटेंसेस में पढ़ देता हूं, उसके बाद में ये अब आप देखिएगा कि आपको पढ़ना है, हर चीज इसमें स्पष्ट है। ही इज अ गुड पेंटर, शी इज अ नाइस गर्ल, जैक एंड जिल वेंट टू गेट सम वाटर, it's a very beautiful building. The Prime Minister of India is quite dynamic. Can I see you at 10? I'm afraid I'm very late today. Okay? My father is a retired engineer. The plane to London is delayed by 2 hours. Can you get me a cup of tea? He is extremely honest. Honesty is the best policy. He is a professor of physics. Can a cobra swim? My neighbor has an imported car. Have you ever traveled by plane? I worked in the States for 2 years. Jaguars are very cunning animals.
I have a working knowledge of Arabic. It's impossible to please everybody. What an enormous man. She has a very pleasant personality. Uncle Robert visited us yesterday. Please bring me a chair. Alright, ये आपके सिलेबस पे लगे हुए स्ट्रेस्ड हैं. प्राइमरी स्ट्रेस से हमने मोस्टली इसको देखा है. आज ये वीडियो अपन यहाँ कंप्लीट करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. विल टेक अप द नेक्स्ट वीडियो with some other feature.